मोती परिवार की कहानी भाग 6 अंतिम भाग। एक कोने में डरे हुए जानवरों की तरह सिमटे हुए कई बंधक बैठे थे। उनके चेहरे पीले, शरीर कांपते हुए, माथे से पसीना टपक रहा था। डर उनके अंदर समा चुका था। भानुमयी का दिल जैसे बैठ गया जब उसकी नज़र उन पर पड़ी। उसके भाई, वे जिंदा थे, चोटिल, खून से लथपथ, लेकिन सांस ले रहे थे, ऐसा लगा। उसने हाथ से अपने मुंह को दबाया, अपनी सांस को स्थिर किया। उसका पहले मन तो किया कि वह दौड़कर उनके रस्सी काट दे और उन्हें अपने साथ भगा ले जाए, लेकिन समझदारी ने उसे रोक लिया। 40 हथियारबंद आदमियों से सीधे लड़ना खतरों से खाली नहीं था। वहां तक पहुंचना बेकार हो जाता। वहाँ सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत थी। नहीं, मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता, उसने मन में सोचा। आंखें सिकुड़ गई। उसका हाथ जड़ी बूटियों के थैले पर गया। फिर उसने धीरे से एक खतरनाक मुस्कान बिखेरी। अगर मैं सीधे नहीं लड़ सकता तो मैं उनके खाने और पीने को ही उनका दुश्मन बना दूंगा। थोड़ी दूरी पर भानुमयी झुका हुआ था। उसका लालटेन अब एक पेड़ के पीछे छिपा था ताकि उसकी रोशनी उसे धोखा न दे। उसने देखा कि अलाव के पास की भीड़ से थोड़ा हटकर कुछ हलचल थी। वहाँ एक मोटे तगड़े आदमी, चिकने चेहरे वाला, एक बड़े लोहे के बर्तन में खाना बना रहा था। सुगंधित भाप रात में ऊपर उठ रही थी। वह खाना बनाते हुए एक कर्कश धुन गुनगुना रहा था, मसाले डालते हुए। अरे भाई, एक डाकू ने अधीरता से अपनी जांघ पर हाथ मारते हुए पुकारा। खाना कब तैयार होगा? इतनी अच्छी खुशबू रुकने नहीं दे रही। रसोइया जोर से हंसा, गंदे चाकू से धनिया काटते हुए। जुबान संभाल, जानवर कहीं के। कच्चा ही खाएगा क्या? थोड़ा और इंतजार कर। अच्छा खाना वक्त मांगता है। अलाव के आसपास के लोग हंसते ठठाते रहे, लेकिन उनकी नज़रें बर्तन पर टिकी थी। उनकी भूख साफ झलक रही थी। भानुमयी ने जहरीली जड़ी बूटियों का गट्ठर कसकर पकड़ा। उन्हें फाड़ते ही कड़वी तीखी गंध फैली और इतनी दूर से भी उसका सिर हल्का हल्का चकराया। जहर इतना तेज था, उसे भी लगा कि ज़्यादा सांस लेने से वह बेहोश हो सकता है। उसने अपनी आस्तीन नाक पर रखी, खुद को संभाला। इस नाजुक पल में बेहोश नहीं होना चाहता था। रसोइया ने कटा धनिया बर्तन में डाला, बड़े लकड़ी के चम्मच से हिलाया और गर्व से बोला, हो गया। यह भानुमयी का एकमात्र मौका था। उसका दिल जोर जोर से धड़का। वह झाड़ियों से थोड़ा उठा, अपनी कलाई घुमाई और फटी हुई गट्ठर से जड़ी बूटियों को उबलते बर्तन में फेंक दिया। बरसों की प्रैक्टिस के बाद उसका निशाना अचूक था। मसली हुई जड़ी बूटियाँ बिना किसी निशान छोड़े शोरबे में डूब गई। झाड़ियों में वापस छिपते ही एक खटके की आवाज़ आई। एक गार्ड ने भौवें चढ़ाई, सिर घुमाया। अरे ये क्या था, कुछ सुनाई दिया? दूसरा हंसते हुए बोला, क्या तू पहले से नशे में है? शायद गिलहरी होगी या हवा। फिर शक में पहला आदमी झाड़ियों की ओर बढ़ा, अंधेरे में झांकने लगा। भानुमयी का दिल तेजी से धड़का, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह स्थिर कर लिया। जमीन से चिपक गया, सांसें रोकी। आदमी ने एक टहनी हटाई, आंखें सिकोड़ कर देखा। कुछ ना पाकर उसने जमीन पर थूक दिया। छी, मैं भूत देख रहा हूँ। भूख ने पागल कर दिया। वह अलाव की ओर लौट गया। भानुमयी ने धीरे से सांस छोड़ी। राहत महसूस हुई। जंगली सूअरों और पहाड़ी भेड़ियों से बचने के तरीकों ने सालों से उसे छिपना और अपने निशान और अपनी गंध मिटाना सिखाया था। आज रात यही उसे बचा गया। भानुमयी जंगलों में अकेला भटकता रहता था। वही जंगलों में भटकना, जानवरों से बचना आज उसके काम आया।
रसोइया ने गर्मा गर्म खाना लकड़ी के कटोरों में डालना शुरू किया। इंतजार कर रहे डाकुओं को बांटने लगा। शिविर में हंसी और बातों का शोर गूंज उठा। वे लालच से खाने लगे। एक आदमी ने ओठ चाटे, भौवे सिकोड़ी, अरे भाई, इसका स्वाद कुछ अलग है, कोई नया मसाला डाला। रसोइया ने तिरछी नज़र डाली, क्या बकवास कर रहा है, खा नहीं तो भूखा रह जाएगा, तेरे स्वाद का जवाब नहीं। बाकी लोग ठहाका मारकर हंसे। शिकायत मत कर मूर्ख, खा ले। अपनी ताकत और संख्या पर भरोसा रखने वाले डाकुओं को जरा भी शक नहीं हुआ। क्यों होता, वे रात के शिकारी थे, सभी उनसे डरते थे, उन्हें जहर देने की हिम्मत कौन करता। भानुमई की आंखें तेज रही, उसका शरीर तना हुआ, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नज़र रखे है। समय धीरे धीरे बीता। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद लुढ़की। फिर आधे घंटे बाद पहला आदमी अचानक आगे गिरा। उसका कटोरा जमीन पर लुढ़क गया। दूसरा अपने पेट को पकड़कर कराहने लगा। तीसरा डगमगाते हुए खड़ा हुआ, मुंह से झाग निकल रहा था। फिर जमीन पर ढेर हो गया। एक एक करके डाकू कटे पेड़ों की तरह गिरने लगे, कराहते, गाली देते या दर्द से तड़पते। कुछ ही मिनटों में डाकू जमीन पर बिखर गए, बेहोश, उल्टी करते, कुछ हवा में हाँफते। छाया से भानुमई के ओठों पर एक गंभीर मुस्कान उभरी। उसका प्लान काम कर गया था। बंधक चीखे। जब पहले कुछ डाकू गिरने लगे, कुछ डर से एक दूसरे से सट गए। समूह में घबराहट फैल गई। ये क्या हो रहा है, कोई चिल्लाया। क्या हम श्रापित हैं, दूसरा कांपते हुए बुदबुदाया। जब आखिरी डाकू भी गिर पड़ा, खाली जगह में सन्नाटा छा गया, सिवाय अलाव की तरतराहट के। फिर छाया से एक आकृति निकली। वह भानुमई था। उसकी तेज आंखें आग की रोशनी में चमकी। उसका चेहरा गंभीर दृढ़ता से भरा था। कमर पर चाकू के साथ वह किसी लड़के से ज़्यादा जंगली जानवर लग रहा था, जैसे कोई शिकारी पहाड़ से उतर आया हो। बंधक हैरानी से उसे देखने लगे। उनके बीच बुदबुदाहट शुरू हुई। ये कौन है? क्या ये हमें भी मारने आया है? ये तो बहुत खतरनाक लगता है। लेकिन 3 परिचित आवाज़ें डर के धुंध को चीर कर आई। भाई, गनू ने खुशी से चिल्लाया। उसका चेहरा चोटों के बावजूद चमक उठा। उसकी आंखें प्रशंसा से चौड़ी हो गई। तू इतना चतुर है, तूने उन्हें ऐसे हरा दिया, कमाल है। ललन थकान से अभी भी कांपता हुआ मुश्किल से हल्की मुस्कान दे पाया। सचमुच, लेकिन तूने डर नहीं लगा? अकेले यहाँ आना इतना खतरनाक है। आखिरकार भानुमई का चेहरा नरम पड़ा। उसके ओठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी और उस पल में वह फिर से अपनी असली उम्र का लगने लगा, जवान पर दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। मुझे डर नहीं लगा, उसने नरमी से कहा। मैं तो बस तुम्हारी चिंता में था। हल्दीकांत, सबसे बड़ा भाई, के सीने में गर्व की लहर उठी। उसका छोटा भाई, जिसे गांव वाले ताने मारते थे, अब उसके सामने योद्धा सा खड़ा था। वह बड़ा हो गया, उसने राहत के साथ सोचा, और हमें इसका एहसास भी नहीं हुआ। आ भानुमई, हल्दीकांत ने दृढ़ता से कहा। हमारे हाथ खोल, हमें जल्दी निकलना होगा। भानुमई तेजी से उनके पास गया, अपने छोटे चाकू से उनकी रस्सियां काटने लगा। बाकी बंधक आज़ादी का एहसास होने पर मदद के लिए दौड़े। गिरे हुए डाकुओं को रस्सियों और फटे कपड़ों से बांधने लगे। इन्हें खुला नहीं छोड़ सकते, भानुमई ने शांत लेकिन तेज स्वर में कहा। अगर आज इन्हें नहीं रोका तो ये भविष्य में फिर परेशान करेंगे। भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई और आसपास के लोगों की मदद लेने का फैसला किया। समूह तेजी से काम करने लगा। सबने मिलकर डाकुओं को बांधा
और शिविर के एक तरफ खींच लिया। जब सुबह की पहली किरण पहाड़ी कगार पर पड़ी, वे नीचे उतरने लगे। कुछ आज़ाद हुए बंधक घायलों को सहारा दे रहे थे, तो कुछ पास के कस्बे में खबर ले गए। एक आदमी को सीधे अधिकारियों तक भेजा गया। उन्हें सब कुछ बता देना, हल्दीकांत ने निर्देश दिया। इन डाकुओं का हिसाब होना चाहिए ताकि वे फिर कभी गांव को परेशान न करें। भानुमयी सबसे आगे चल रहा था, उसकी आंखें सतर्क। पहली बार उसके भाई उसके पीछे थे, उस पर भरोसा करते हुए। जब भाई घर लौटे, सुभाषा दौड़ कर आई और आंसुओं में डूब गई। उसने अपने हर बेटे को गले लगाया। उसकी सिसकियां जोर जोर से गूंज रही थी। मनिका, जो रात भर चिंता में कांप रही थी, वह भी रो पड़ी, उनके आस्तीन थामे। मेरे बेटे, मेरे बेचारे बेटे, सुहासा रोते हुए बोली, उनके चोटिल चेहरों को छूते हुए। मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। सूर्यांश मोदी सीना तान कर खड़ा था, लेकिन उसके आंखों में राहत झलक रही थी। उसने भानुमयी के कंधे पर दृढ़ता से हाथ रखा। तूने बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा, तुझे तुझ पर गर्व है। लेकिन फिर उसका लहजा सख्त हो गया, भौवें तन गई। फिर भी ये मत सोच कि तू फिर ऐसा लापरवाही भरा काम करेगा। तुझे अंदाजा भी है तू मौत के कितने करीब था। तूने अपनी माँ को डर से आधा मार डाला। वह तीनों भाइयों की ओर मुड़ा, अपनी गहरी आवाज़ में डांटते हुए, और तुम लोग रात होने तक बाहर घूमने की हिम्मत, हमें इतनी चिंता में डाल दिया। अगर कुछ हो जाता तो क्या तुम अपनी माँ बाप को दुख से मरने देते? लड़के शर्मिंदगी से सिर झुकाए, माफ़ी मांगते हुए बुदबुदाए, लेकिन सख्त शब्दों के नीचे सूर्यांश का दिल हल्का था। उसके बेटे जिंदा थे, यही मायने रखता था। एक हफ्ते बाद गांव में घोड़ों की टापों की आवाज़ गूंजी। सरकारी सिपाही आए और एक घोषणा की। कप्तान ने लोगों के सामने जोर से कहा, इन गांवों को परेशान करने वाले डाकू पकड़े गए और उनका हिसाब हो गया। इसका श्रेय मोती परिवार के युवा भानुमयी को जाता है, जिसकी बहादुरी और चतुराई ने उन्हें हरा दिया। सिपाहियों ने आगे बढ़कर उपहार दिए, सूखे मेवों की टोकरियाँ, चांदी की सिल्लियाँ, बढ़िया नए कपड़े और यहाँ तक कि भानुमयी के नाम एक खेत की रजिस्ट्री। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। गांव वालों की आंखें ईर्ष्या और जलन से चौड़ी हो गई। उनके चेहरों पर अविश्वास साफ दिख रहा था। ललित परिवार का बेटा हैरान होकर आगे आया और सिपाहियों से पूछा, क्या ये सच है? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? ये कैसे मुमकिन है? पूरा ललित परिवार पछता रहा था कि उन्होंने भानुमयी से दुश्मनी क्यों की। अब जब वह इतना अमीर और मशहूर हो गया था, वे उससे कोई मदद भी नहीं मांग सकते थे। यहाँ तक कि बूढ़ा बालू, जो भानुमयी के साथ बुरा बर्ताव करता था, अब अपनी हरकतों पर पछता रहा था। कुछ समय पहले कई लोग फुसफुसाते थे कि भानुमयी मोती परिवार के लिए बदकिस्मती लाता है, सिर्फ शर्मिंदगी देता है। लेकिन अब वही मुंह बुदबुदा रहे थे, मोती परिवार कितना भाग्यशाली है, ऐसा बेटा दुर्लभ है, सच्चा खजाना है। उस दिन से भानुमयी का नाम आसपास के गांवों और कस्बों में फैल गया। लोग अक्सर उपहार और मुस्कान लेकर मिलने आते, मोती परिवार से रिश्ता जोड़ने को उत्सुक। वे फुसफुसाते, इस लड़के में बहुत संभावनाएं हैं, इसका भविष्य छोटा नहीं होगा। हल्दीकांत सबसे बड़े भाई होने के नाते को भी फायदा हुआ। उसका नाम मशहूर हुआ और जल्द ही उसकी शादी एक अच्छे परिवार की लड़की से हो गई। ये सब भानुमयी की वजह से हुआ, और भानुमयी अपने भाइयों से भी ज़्यादा मशहूर था। लेकिन ईर्ष्या की जगह भाइयों को सिर्फ कृतज्ञता और गर्व महसूस हुआ कि उनका ऐसा शानदार भाई है। एक शाम
अलाव के पास बैठे हल्दीकांत ने धीरे से कहा, भानुमयी, मुझे मानना होगा, मैंने पहले तुझ पर गलत किया। मैंने तुझे वैसा सम्मान नहीं दिया जैसा देना चाहिए था। अगर तू ना होता तो आज हम जिंदा भी ना होते। भानुमयी चौंक कर उनकी ओर देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया। उसके दिल की पुरानी करवाहट उन शब्दों में नरम पड़ गई। घर में वह हमेशा चुप और अलग थलग रहता था, अपने दर्द को चुप्पी में छिपाए। लेकिन इस घटना के बाद पुराना दुख धीरे धीरे मिटने लगा और उसकी जगह गर्मजोशी और अपनापन लेने लगा। और इस तरह जिस लड़के को कभी जंगली और बदकिस्मती वाला कहा जाता था, वह अब स्थिर और मजबूत होने लगा। उसका दिल आखिरकार शांत हुआ और उसका भविष्य उम्मीदों की चमक से जगमगाने लगा। यह कहानी अब यहीं पर समाप्त होता है। देखने के लिए थैंक्स।